मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम सेकेंडरी एग्ज़ाम 2023 माध्यमिक परीक्षा 2023 पिछले साल का जो पेपर है गणित का, ये आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं। इससे पहले जो 10वीं बोर्ड के अंदर RBSE राजस्थान बोर्ड के अंदर जो छोटे क्वेश्चन आते हैं, एक एक नंबर के जो 30 क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप लोगों के साथ में शेयर किए थे। बड़े क्वेश्चन उनकी क्लास आपके थोड़ा दिनों बाद में बनाएंगे, 5-7 दिनों में जब भी टाइम मिलेगा। तो ये माध्यमिक परीक्षा 2023 ये सेकेंडरी RBSE का जो पेपर है, ये लेके आपके सामने हम क्लास लेके उपस्थित है। तो पिछली क्लास है वो सप्लीमेंट्री की भी जो बनाई थी, तो ये छोटे क्वेश्चन जो आते हैं ये काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं और बार बार रूटीन के अंदर के वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ये 2023 के अंदर के कुछ क्वेश्चन है वो थोड़े से बाकी क्वेश्चनों से हट के आए थे, तो इसलिए ये क्लास है वो उसके अंदर का जरूर देखिएगा। तो इसके छोटे क्वेश्चनों की 2 क्लास बनाएंगे, फिर बड़े क्वेश्चनों की 2 क्लास बनाएंगे। तो इस तरह से टोटल इसके 4 पार्ट बन जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो छोटे जो कमज़ोर बच्चे हैं या एवरेज बच्चे हैं, ताकि वो क्वेश्चन आराम से कर पाएँ। तो इसलिए इससे मिलते जुलते क्वेश्चन हैं उनकी को भी एक्स्ट्रा मैं साथ में इस क्लास के अंदर के ये शेयर करूँगा। और मैं अपने शिक्षक साथियों से भी निवेदन करूँगा कि अपने पास में जो सेकेंडरी स्कूल के जो बच्चे हैं उन बच्चों तक ये क्लास है वो उसके अंदर के पहुँचाएँ, अपने स्कूल के बच्चों को भी पहुँचाएँ, और आपके नियर बाई जो आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर जो टीचर हैं उन तक भी ये क्लास है उसके अंदर का वो सेंड कीजिएगा। तो और छोटे बच्चे जो है जो 10th के अंदर अपीयर हो रहे हैं या उनके नियर बाई जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसके अंदर का होगा, अपने साथियों के अंदर के ये क्लास निश्चित तौर पे शेयर करें। तो आप लोगों के इसी सहयोग की आशा के साथ में आज की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन जैसे पेपर में जैसे आपने वो नहीं हो सकता है कि ये पेपर आप लोगों ने किया हो, तो इससे मिलते जुलते जो कॉन्सेप्ट है उस पर आधारित जो क्वेश्चन है वो भी साथ में हम लेंगे। तो इसके अंदर देखिएगा, पहले ये सामान्य निर्देश होते हैं। ये पेपर में इसी तरह का ओरिजिनल पेपर है जो इसके अंदर बोर्ड में मिलता है। तो अब इसका पहला और दूसरा क्वेश्चन है उसके अंदर क्या होगा, एक तो 12 क्वेश्चन है वो ABCD टाइप के हैं, ऑप्शन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो वैकल्पिक टाइप के जो क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन है। उसके बाद में जो ब्लैंक रिक्तस्थान टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं छोटे क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन उसमें 6 पार्ट आते हैं। तो इस तरह से बोर्ड का जो पेपर आता है इसके अंदर के पहले 2 क्वेश्चन है उसके अंदर के ये 18 नंबर की जो क्लास है वो आज आपके साथ में इसके अंदर शेयर करने जा रहे हैं, ताकि क्लास है वो थोड़ी लंबी नहीं हो। तो इसके अंदर टुकड़ों के अंदर का ये क्लास बनाएंगे ताकि आप अच्छी तरह से इसके अंदर के ये क्लास है वो अच्छी तरह से समझ पाएँ। और जो कमज़ोर बच्चे हैं वो इसके अंदर के क्लास को बीच बीच के अंदर गैप के अंदर के ये कई बार देखिएगा, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन है इनके क्लास ये और लगातार चैप्टर वाइज क्लास बनानी शुरू करेंगे। एक बार इसके अंदर क्या होगा, ये क्लास है वो आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं, देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर के पार्ट दे रखे हैं, ये 12 पार्ट है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया, देखिएगा, ये ओरिजिनल पेपर है तो हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर है। तो 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल, द सम ऑफ द पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 196। अब देखिएगा इसमें ABCD में आपको क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर देना है। तो क्वेश्चन रफ वर्क है उसके अंदर क्या होगा, पेपर के अंदर का जो पीछे के जो पेज होते हैं उनके ऊपर करते हैं राजस्थान बोर्ड के अंदर, और दोनों साइड के अंदर के ये अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो देखिए 196 196 इसके अंदर का इसके अभाज्य गुणनखंड कर दें। तो छोटी क्लासों में जो प्राइम फैक्टर किया करते थे तो सबसे पहले छोटी भाज्य संख्या क्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 है उससे भाग देंगे। 2 से भाग नहीं जाता है तो इस तरह से 2 3 5 7 इस तरह से भाग देंगे। तो हमेशा छोटी संख्या से भाग पहले दिया जाता है। तब इसके अंदर के देखिए इसका आधा करेंगे तो 19 का आधा करेंगे तो कितना होगा, 9 8 98 हो गया। 2 का भाग देने का मतलब उस संख्या का आधा, तो 196 196 का आधा। अब फिर इसका आधा फिर कर दीजिएगा, 2 का भाग जा रहा है तो इसके अंदर भाग देंगे तो क्या होगा 49, और 49 अपने पास इसके अंदर क्या होगा 7 के बारे में आता है तो 7 7 49, और फिर 7 का भाग देंगे तो इसके अंदर कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसका 196 बराबर क्या हो गया, 196 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। अब देखिए 2 2 बार है तो 2 की पावर 2 2 की पावर 2, और 7 भी 2 बार है तो 7 की पावर 2।
ये इसकी पावर होगी। और आपको क्वेश्चन के अंदर पूछा गया 196 के अभाज्य गुणनखंडों का योगफल। अगर ये क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन के अंदर अगर 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आता है तो इसके अंदर का यहाँ तक का स्टेप आपको लिख ही लेना है। 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल है छोड़ दीजिएगा और इसके आगे बराबर लगा लीजिएगा, बराबर। तो घातों का योगफल करना है तो 2 की पावर भी 2 है तो यहाँ 2 आ जाएगा, और प्लस 7 की पावर भी 2 है तो ये 2 आ जाएगा। तो इसके अंदर कितना होगा, 2 और 2 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। जो सी पार्ट है सही, ये आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से देखिएगा, अगर आपको सिर्फ छोटे क्वेश्चन में आंसर ही देना है तो अपने को पता है तो 196 196 होता है, वो उसके अंदर क्या होता है 14 का स्क्वायर होता है। ये 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 होता है, और 14 क्या हो गया 2 गुणा 7, 2 गुणा 7, और पूरे की होल पावर कितनी होगी 2 होगी। अब 2 की पावर 2, घातांकों का नियम लगा दो, लॉ ऑफ इंडिसेस, एक्सपोनेंट्स लो। तो 2 की पावर 2 और 7 की पावर 2, तो 2 की पावर कितनी है 2 है, और 7 की पावर क्या है 2 है, और अपने को घातों का योगफल लेना है। इसकी जो प्राइम फैक्टर्स है उसकी पावर का योगफल लेना है। तो 2 + 2 कितना हो गया 4 हो गया। अगर आपको डायरेक्ट ये सिर्फ इसका आंसर ही लिखना हो तो मैंने दोनों टाइप से बताया। अगर आपको बड़े क्वेश्चन के अंदर अगर आ जाता है तो किस तरह से करें, और छोटे क्वेश्चन के अंदर आता है तो किस तरह से करें। अगर आपको ये रिजल्ट याद नहीं है तो फिर आपको पूरा हल करके ये इसके अंदर दिखाना पड़ेगा। आपको सिर्फ आंसर लिखना है, किसी भी तरह से कर सकते हैं आप। अब इसी टाइप से देखिएगा, सेकंड पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। ये दे रखी है x² - kx + 4 = 0। इसके मूल है वो समान है, तो k का मान बताना है। अब नीचे देख लीजिएगा इंग्लिश वर्जन क्या दिया है, इफ़ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - kx + 4 = 0 आर इक्वल, देन द वैल्यू ऑफ k इज। अब देखिएगा ax² + bx, 1 मिनट के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। ax² + bx + c = 0, और यहाँ कंडीशन ब्रैकेट में दे दीजिएगा जहाँ a ≠ = 0। ये क्वेश्चन कम्पिटिटिव पॉइंट से भी बता रहा हूँ आप लोगों को, वैसे भी थोड़ा सा बता रहा हूँ, तो आपको थोड़े से इससे मिलते जुलते क्वेश्चन बोर्ड में जो पूछे जाते हैं वो सभी तरह के जो क्वेश्चन है आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। अब देखिएगा यहाँ पे x² के गुणा में जो आता है वो x² का कोफिशिएंट या गुणांक कहलाता है, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो अज्ञात राशि तो क्या x है, और अज्ञात राशि की सबसे बड़ी घात 2 अगर होती है तो ये क्या कहलाती है, द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। इसको वर्ग समीकरण भी बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण भी बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण कहलाती है। इसको वर्ग समीकरण भी बोल देते हैं, पेपर में पुराने पेपरों के अंदर क्या ये वर्ग समीकरण वर्ग भी कहा हुआ है। तो अब देखिएगा एक इसी के अंदर क्या क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जाता है कि द्विघात समीकरण के x के जो मान आते हैं वो इसके मूल या हल कहलाते हैं। x के जो मान आते हैं वो इसके मूल या हल कहलाते हैं। इससे मिलते जुलते कुछ क्वेश्चन है वो भी आप लोगों के साथ में भी शेयर करने जा रहा हूँ, ताकि साथ में आपका रिवीजन हो जाएगा जिनका पहले किया हुआ है, और जो बच्चे जिन्होंने नहीं किया हुआ है उनको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो x की सबसे बड़ी घात क्या है 2 है, तो इसके अंदर x के जो मान आएंगे वो इसके मूल या हल कहलाते हैं। इसको इसके x के जो मान आते हैं उसको इसके मूल कहते हैं। ये बोर्ड पे लिख रहे हैं देखिएगा, x के जो मान आएंगे ये इसके मूल या हल कहलाएंगे। x के जो मान आएंगे तो अज्ञात राशि के x है तो इसके जो मान आएंगे वो इसके मूल या हल कहलाते हैं, मूल या हल। अमूल है इसको तो रूट्स बोलते हैं, ये तो इसके रूट्स हो गए, और इसके अंदर हल है उसको सॉल्यूशन बोल देते हैं। इंग्लिश वर्जन है, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर का क्लास बना रहा हूँ ताकि इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट है वो भी साथ में इस क्लास को देख पाए। अब x के जो मान है वो इसके अंदर क्या होंगे, इसके मूल या हल कहलाते हैं। तो पेपर में ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछा हुआ है, वर्ग समीकरण है उसके अंदर के उसके कितने हल होते हैं या मूल होते हैं, या द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं। तो x की सबसे बड़ी घात 2 है तो इसके अंदर के इसके मूल कितने होंगे 2 होंगे। तो इसके सब मूल जो होंगे वो अपने पास में 2 होंगे, तो मूल है वो अपने पास इसके अंदर के 2 होंगे। अब देखिए इसमें 3 तरह की शर्तें होती है। इसमें जनरली ये कुछ कॉमन से क्वेश्चन है, इन्हीं के ऊपर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा b² - 4ac, b² - 4ac होता है, ये इस समीकरण का विभक्तिकर या विवेचक या डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। ये इसका विवेचक या विभक्तिकर, विवेचक या विभक्तिकर, विभक्तिकर या डिस्क्रिमिनेंट, शॉर्ट में DISC लिख देते हैं डिस्क्रिमिनेंट को, विभक्तिकर
विभक्तिकर। अपने बुक के अंदर ज़्यादा एनसीईआरटी के अंदर विभक्तिकर ही दिया हुआ है, ज़्यादातर बुक्स के अंदर विवेचक मिलता है। ये इसका डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है, शॉर्ट में लिख दिया DISC डिस्क्रिमिनेंट। तो एक्स के जो मूल होंगे वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे, ये किस तरह से होंगे, ये सारा कुछ निर्भर करता है। इसको नेचर ऑफ रूट्स बोलते हैं, मूलों की प्रकृति। तो अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि मूलों की प्रकृति किस पे निर्भर करती है, ये जो द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मूलों की प्रकृति किस पे निर्भर की जाती है करती है। तो अगर ये चीज़ आपको पूछी जाती है तो आप ये लिखेंगे B² - 4AC के मान पर डिपेंड करती है। B² - 4AC उसके मान पर मूलों की प्रकृति निर्भर करती है। तो ये मूलों की प्रकृति हो गया। और B² - 4AC, अब देखिए 3 कंडीशन बनती है। तो B² - 4AC 0 से अगर बड़ा होता है तो इस समीकरण के जो मूल है वो वास्तविक, इस समीकरण के जो मूल है x के जो मान आएंगे वो इसके मूल तो वास्तविक और इसके अंदर भिन्न होंगे, भिन्न या असमान। तो रूट्स क्या होंगे, रियल और डिफरेंट होंगे, रियल और डिफरेंट होंगे, ये रियल और डिफरेंट होंगे। DIFF लिख देता है शॉर्ट में। तो वास्तविक और भिन्न होंगे। अब सेकंड कंडीशन होती है B² - 4AC, अगर ये 0 के बराबर होता है तो इसके मूल क्या होते हैं, रियल वास्तविक, वास्तविक और समान होते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, रियल एंड इक्वल। पहले वाले में क्या है, वास्तविक और भिन्न था, इसके अंदर रियल और इक्वल होंगे। अब तीसरा जो केस होता है वो अपने जो एनसीईआरटी में दे रखा है, अगर ये 0 से छोटा होता है, 3 ही संभावनाएं बनती है। BAC, C लिखिएगा साथ में, हाँ C, BAC B² - 4AC 0 से छोटा होगा, <0। तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, वास्तविक मूल नहीं है। और वास्तविक मूल नहीं होता है इसको काल्पनिक बोलते हैं। अपने एनसीईआरटी की बुक है उसमें लिखा है कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, वास्तविक मूल नहीं होंगे। और वास्तविक मूल नहीं होता है उसको काल्पनिक कहते हैं, काल्पनिक इमेजरी, ठीक है। तो नो रियल रूट इज देयर। अब देखिए इन तीनों पर 99% एक क्वेश्चन अपने राजस्थान बोर्ड के अंदर आता ही आता है, कम्पिटेटिव पॉइंट से इंपॉर्टेंट भी है। और अब अपने को क्वेश्चन के अंदर क्या देखिएगा, एक्स करके इंटू में जो आ रहा है क्वेश्चन, जो इक्वेशन दे रखी है द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे एक्स करके गुणा में कितना है, 1 है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो a बराबर तो 1 हो गया, यहाँ पे लिख लेते हैं a बराबर 1। और x के गुणा में क्या हो गया, ये b हो गया। ये इक्वेशन जो दी है ना ax² + bx + e, यहाँ पे देखिएगा ये x के इंटू में a है, x के इंटू में b है, और ये जो कांस्टेंट है जिसमें x की टर्म नहीं होती है वो चरपद या कांस्टेंट कहलाता है, ये c है। तो b कितना हो गया, -k हो गया, और c कितना हो गया, 4 हो गया। और अब अपने पास ये शर्त लगाइएगा सेकंड नंबर कंडीशन, क्योंकि रूट क्या है, मूल है वास्तविक और इक्वल दिए हैं, तो मूल इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा, B² - 4AC = 0। तो B² - 4AC = 0, तो B² कितना हो गया, -b उसका स्क्वायर कर दिया, -4a और c = 0। अब अगर वैल्यू नेगेटिव आती है ना तो ब्रैकेट में लिख दिया करो। तो माइनस का वर्ग तो प्लस हो गया, k²। अब ये इसके अंदर कितना होगा, 4 को 4 से गुणा किया और 1 से गुणा किया तो 16 आ गया। तो k² - 16 = 0, तो k² = 4। ये k² = 16 कीजिए प्लीज़, k² = 16। तो k वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस आ जाएगा। स्क्वायर रूट लेंगे तो 16 का रूट लेंगे तो इसके अंदर क्या, प्लस माइनस ये 4। तो इसके अंदर क्या होगा, 16 का जो रूट लिया ये अपने पास है प्लस माइनस 4 आ गया। तो आंसर डी जो है, ये चौथा द आंसर है, वो आपका सी आंसर हो गया। तो इसमें एक ही क्वेश्चन के अंदर कई पार्ट लिए। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, ये स्टेट टैलेंट स्कॉलरशिप के एग्जाम के अंदर का इस तरह से पूछा गया था। ये भी क्वेश्चन एक आप लोगों के साथ में शेयर कर देते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन कम्पिटेटिव पॉइंट से जो तैयारी कर रहे हैं, या स्टेट टैलेंट स्कॉलरशिप, नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप की जो तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे भी इसके अंदर के साथ साथ देखिएगा। तो इस तरह की जो क्लास है, ये थोड़ा सा ये टॉपिक आज करा के उसके बाद में फिर इसके अंदर क्या होगा, चैप्टर वाइज आपके हर टाइप के जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। तो आगे की भी जो क्लास है उनके साथ में भी आप ये थोड़ा सा जुड़िएगा, और कम्पिटेटिव पॉइंट से जो तैयारी कर रहे हैं वो भी इसके अंदर गए, ये इस क्लास के साथ में जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट बना के आपके साथ में शेयर करेंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, मूल वास्तविक होने का प्रतिबंध लिखना है, मूल वास्तविक होने का प्रतिबंध लिखना है, मूल वास्तविक। तो रूट्स है वो रियल है, शर्त या प्रतिबंध एक ही बात होती है, वास्तविक, वास्तविक होने की शर्त या प्रतिबंध, होने का प्रतिबंध,
होने का प्रतिबंध या शर्त, तो नेसेसरी कंडीशन फॉर रूट्स रियल, ये रियल रूट के लिए। अब देखिएगा कंडीशन अपने पहले क्या लिखी है, देखिएगा अभी जो लिखी है यहाँ पे वास्तविक है वो भिन्न होंगे तब तो जीरो से बड़ा होगा, और जब इक्वल होंगे वास्तविक और समान होंगे तब क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। पहली और दूसरी की दोनों कंडीशन कंबाइंड हो जाएगी। यहाँ पे वास्तविक पूछा है, न कि वास्तविक का मतलब अलग भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं एक्स के मान दोनों, और दोनों मान एक जैसे भी हो सकते हैं। तो दोनों को कंबाइंड करेंगे तो आपके पास में यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया गया है। ये अपने बुक में तो वो 3 कंडीशन ही दी हुई है एनसीईआरटी में, परंतु अगर बाई चांस मूल अगर वास्तविक होने का प्रतिबंध पूछा जाता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर लेंगे, और अगर वास्तविक और भिन्न लेंगे तो पहली शर्त आएगी जीरो से बड़ा, और इक्वल टू आएगा, वास्तविक और समान आएंगे, रियल और इक्वल आएंगे, तो फिर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो आएगा। एक बार ये क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा गया था, देखिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो है, मूल अगर इक्वल है, ये कंडीशन ले रहे। एक बार क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा गया था, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, इसको हल करेंगे तो बी स्क्वायर बराबर क्या होगा 4ac। अब क्वेश्चन के अंदर के सी की वैल्यू पूछ ली थी, तो सी बराबर क्या हो गया, तो बची हुई जो संख्या है उसको बटे में ले जाएगा, तो बी स्क्वायर अपॉन 4a। एक बार ये क्वेश्चन है वो पेपर के अंदर इस तरह से भी पूछा हुआ है, तो सी का मान पूछ लिया, तो पहले वो कंडीशन लगा लो, फिर इसके बाद में इस क्वेश्चन को इस तरह से हल कर लो। अब मेरे को ये ईयर तो याद नहीं है कौन से साल आया था, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये भी आपके बोर्ड के अंदर पूछा जा चुका है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु 3 और 4 की वाई अक्ष से दूरी। आप देखिएगा इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो खाली अपने रटा हुआ है वो तो अपने पास लिखना ही लिखना होता है, कमज़ोर बच्चे जो उसे करते हैं। मतलब इस चीज़ को अगर आप अच्छी तरह से समझोगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अब देखिएगा एक्स ओ एक्स डैश, एक्स ओ एक्स डैश, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ये बड़ा लिखा जाता है एक्स ओ एक्स डैश, और वाई ओ वाई डैश इसको छोटा नहीं लिखा जाता। एक्स ओ कैपिटल, एक्स डैश भी बड़ा, वाई भी बड़ा, वाई डैश भी बड़ा, इसको मिटा के बड़ा कर दीजिएगा। एक्स ओ एक्स डैश, एक्स ओ एक्स डैश, एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश। अब जैसे ही हो गया तो पहले एक्स का मान लिखते हैं, तो एक्स अक्ष के ऊपर 1 2 3 बिंदु ले लिए, 1 2 और 3, और इस तरह वाई अक्ष पर बिंदु के ले लिए 1 2 3 4, इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, ये आप लोगों ने ग्राफ किया है। अब ये दोनों देखिए एक्स की सीध में तो पहले 3 चले, और वाई की सीध के अंदर क्या होगा, ऊपर की तरफ 4 चलेंगे, तो ये बिंदु आ जाएगा, तो ये 2 बिंदु आएगा, ये बिंदु हमारे पास क्या होगा, ये बिंदु लगा के छोटा सा सर्कल बना दीजिएगा, हाँ ये इस तरह से, तो ये 3 और 4 ये अपने पास बिंदु आ गया। अब देखिएगा इस बिंदु से इस बिंदु को मान लीजिएगा आपने पी नाम दे दिया है, तो बिंदु पी से एक्स अक्ष पे लंब डालेंगे, एक्स अक्ष पे लंब डालेंगे, तो इसके अंदर ये जो बिंदु आ रहा है नीचे की तरफ, इसको जैसे मान लीजिएगा एम नाम दे दिया है, इसको एम नाम दे दिया है, और इस पी बिंदु से वाई अक्ष पे लंब डाला है, जैसे 4 पे है, तो इस बिंदु को जैसे सपोज करो एन नाम दे दिया है, ये नाम एन दे दिया है। अब देखिएगा एक्स अक्ष की दिशा में तो 3 चले, तो इसका मतलब हमारे पास में एक्स का मान तो कितना हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे ऊपर की तरफ लिख लीजिएगा, ये 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, ओ एम भी 3 हो गया, हाँ ये 3 हो गया, ये यहाँ से ये पूरी दूरी ओ से लेके एम तक की या पी से लेके एन तक की जो दूरी है वो 3 होगी, और इस तरह से वाई की तरफ क्या होगा, पी से एन तक का जो मान आएगा, ये एरो बना के दिखा दो इसको, ये 4 हो गया, और इसी तरह से इधर वाली भी दूरी क्या होगी, 4 होगी। अब देखिए बिंदु पी की एक्स अक्ष से दूरी कितनी है, ये पी एम दूरी, इसको एरो से इस तरह से शो कर दो अलग से, ये इसको थोड़ा सा खुला दिखा के, तो ये जो दूरी आएगी वो उसके अंदर क्या होगी, 4 होगी। तो बिंदु पी है उसकी एक्स अक्ष से दूरी, बिंदु पी है उसकी एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष से जो दूरी आएगी वो उसके अंदर क्या होगी, ये वाई निर्देशांक के बराबर होगी। और इसी तरह से बिंदु पी की वाई अक्ष से दूरी लेंगे तो क्या आएगी, ये 3 के बराबर होगी, तो वाई अक्ष से दूरी जो आएगी वो इसके अंदर क्या होगी, ये दूरी क्या होगी, 3 के बराबर होगी। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इसके अंदर आपको डायरेक्ट आप अप्लाई करें। तो अगर आपको कोई बिंदु दिया है उसकी वाई अक्ष से दूरी पूछेंगे तो इसके एक्स निर्देशांक के बराबर होती है, वाई अक्ष से दूरी
तो वाई एक्स से दूरी देखिए डायग्राम के अंदर आपके सामने आ रहा है। तो वाई एक्स से दूरी है वो तो एक्स निर्देशांक के बराबर होती है, और एक्स एक्स से दूरी होती है वो वाई निर्देशांक के बराबर होती है। तो एक्स वाई एक्स एक्स से दूरी एक्स निर्देशांक है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या वाई एक्स से दूरी पूछी है, तो वाई एक्स से दूरी पूछी है तो क्या होगा, एक्स निर्देशांक कितना होगा, ये बिंदु जो दे रखा है 3 4 उसका एक्स निर्देशांक कितना है, ये इसके अंदर क्या 3 हो गया, तो आपका आंसर जो आएगा वो 3 आ जाएगा। और एक्स निर्देशांक होता है उसको भुजीय एब्सिसा बोलते हैं। एक्स निर्देशांक जो होता है किसी बिंदु का, एक्स निर्देशांक जो होता है एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो इसका भुजीय एब्सिसा कहलाता है। भुजीय एब्सिसा ABSICC एब्सिसा। और वाई निर्देशांक जो होता है इसको इसकी कोटि या ऑर्डिनेट बोलते हैं, ये कोटि या ऑर्डिनेट कहते हैं। तो कोई भी बिंदु है उसकी एक्स अक्ष से दूरी पूछी है तो इसका वाई निर्देशांक, और वाई एक्स से दूरी पूछी है तो एक्स निर्देशांक होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, 9th के अंदर भी होता है, 10th के अंदर भी होता है, तो इसके अंदर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। अब ये टाइप्स देखिएगा, इसके अंदर एक क्वेश्चन और भी इस तरह का पूछा जाता है कि मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी पूछ लेते हैं, जैसे 3 4 की दूरी पूछ ली है, तो मूल बिंदु क्या होता है, ओरिजिन होता है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0 0, नीचे लिख रहे हैं देखिएगा 0,0, ये तो ओरिजिन हो गया, ओ लिख दो इसको आगे। ये एक्स एक्स वाई एक्स आपस में जिस बिंदु पे काटती है ये मूल बिंदु होता है ओ, और ये बिंदु पी कितना होगा 3 और 4 हो गया, अब 3 और 4 हो गया। अब इसके लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र अप्लाई करते हैं, पहले दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का अंतर, तो डिस्टेंस फार्मूला ये दूरी सूत्र बोलते हैं इसको। एक्स दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट है उनका अंतर, उनका डिफरेंस उसका स्क्वायर, प्लस वाई कोऑर्डिनेट है उसका डिफरेंस और इसका स्क्वायर, और पूरे का ये रूट ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। तो 3 में से 0 माइनस किया तो 3, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस 4 माइनस 0, तो 3 माइनस 0 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का वर्ग 16 हो गया, दोनों को प्लस किया तो 25 आ गया, और 25 का वर्गमूल क्या हो गया 5 हो गया। तो अगर ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी बोर्ड के अंदर बार बार रिपीट होते हैं। तो हर टाइप के मिलते जुलते से क्वेश्चन है वो आपके साथ में ले रहा हूँ, ताकि आपके पास में आपका अच्छी तरह से रिवीजन हो जाए इन टॉपिक का। और 90% ये छोटे क्वेश्चन है वो इसके अंदर इसी पैटर्न के ही पूछे जाते हैं। आप देखिए 4th पार्ट जो है पहले क्वेश्चन का, इस टाइप का क्वेश्चन है वो सप्लीमेंट्री के अंदर भी पूछा गया था, पिछले साल भी पूछा गया था, और उससे पिछले साल भी पूछा गया था। तो देखिएगा 3x + 2y = 11 दिया है, 3x + 2y = 11। अब इसको संतुष्ट करने वाला पेयर बताना है, युग्म बताना है। दी पेयर सेटिस्फाइंग 3x + 2y = 11। तो यहाँ पे x और y की जो वैल्यू है, देखिए पहला पार्ट है उसके अंदर क्या हुआ है, x की जगह तो 1, x का मान देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ये इस बिंदु के निर्देशांक या कोऑर्डिनेट है, तो x का मान 1 और y का मान 4 रख दीजिएगा इस इक्वेशन में। तो x का मान 1 और y का मान 4 रख देंगे, तो यहाँ पे इधर कर लीजिएगा x। अब देखिए जो क्वेश्चन कर रहे थे 3x + 2y = 11, 3x + 2y = 11, इसको संतुष्ट करने वाला जो युग्म या पेयर है, इसको सेटिस्फाई करने वाला कौन सा पेयर है, ये अपने को बताना है। तो आगे देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो पहला ऑप्शन है उसके अंदर क्या दिया है 1 और 4, इसमें ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो x की जगह 1 और y की जगह 4, पहला निर्देशांक वो तो x का मान है, तो x बराबर तो 1 रख लेंगे और y बराबर 4 लिख लेंगे। तो जो इक्वेशन आपको समीकरण दे रखी है ना, उसमें x की जगह 1 और y की जगह ये 4 रख देंगे, जो मान आपको दिए हुए हैं वो रखने। अब देखिएगा इसको हल करेंगे तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8, और दोनों क्या होंगे 11 = 11, दोनों मान बराबर हो रहे हैं, इसका मतलब ये मान इसको क्या संतुष्ट कर रहा है। अब बाकी इस तरह से मान वो अपने चेक कर सकते हैं, बाकी मान अगर चेक कर सकते हैं तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कौन सा मान इसको संतुष्ट नहीं करता है। तो x और y के मान रखने पर जो मान लेफ्ट साइड में रखेंगे वो मान अगर राइट हैंड साइड के बराबर अगर आता है तो क्या सेटिस्फाई करेगा, और दोनों बराबर नहीं आते हैं तो इसके अंदर क्या होगा, इसको संतुष्ट या सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है उसी पे डिपेंड करता है ये क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे सेटिस्फाई पूछा है तो पहला मान इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब दूसरे वाले तीनों मान अगर रखेंगे तो ये मान इसके अंदर क्या होगा, हल करेंगे तो 11 के बराबर नहीं आएंगे, इसका मतलब राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आएंगे। अब इस टाइप से देखिएगा, ये द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा इसके अंदर क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण, उसके सारे पद है वो एक तरफ लेके आने हैं, सारी टर्म्स है वो एक तरफ लेके आनी है। तो a बराबर कितना होगा, x करके गुणा में देखिएगा a बराबर कितना हो गया 3√3, 3√3, और b कितना हो गया x के गुणा में जो है वो b 10, और c कितना हो गया 1√3। अगर माइनस है
तो माइनस लगाना है, प्लस है तो प्लस लगाना है। और आपको इसका क्या विभक्तिकर पूछा गया, तो विभक्तिकर या डिस्क्रिमिनेंट, ये देखिएगा इंग्लिश के अंदर डिस्क्रिमिनेंट है, हिंदी के अंदर विवेचक है। तो इसको शॉर्ट में डी से व्यक्त करते हैं, तो डी बराबर ये विभक्तिकर या डिस्क्रिमिनेंट, इसको डी से व्यक्त करें, इसको डी से शो कर रहे हैं, ये विभक्तिकर या डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। तो वी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिएगा, थोड़ा सा आगे सोल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ये ब्लैक सा डार्क आ गया, तो b कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर माइनस 4a, यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा दीजिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे तो आपको डायरेक्ट आंसर देना है, तो आप चाहे कैसे ही करें, परंतु अगर बड़े क्वेश्चन के अंदर 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आता है तो आपको हल करके दर्शाना है। तो 3√3 इंटू इन तीनों की वैल्यू पुट कर दी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 10 का स्क्वायर तो कितना हो गया 100, माइनस 4 गुणा 3 तो 12 हो गया, तो 4 गुणा 3 12, और √3 को गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब इसके अंदर कितना होगा, ये 100 माइनस 12 को 3 से गुणा किया तो कितना होगा 36। अब इसे माइनस करेंगे तो क्या होगा 64 आ जाएगा। तो आपका डी जो है ये आपका आंसर आ जाएगा, डी आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा बाकी बुक से हटके दिए है, बुक में ऐसे क्वेश्चन है नहीं। तो यदि 18 ए बी और -3 ये 4 संख्याएं दी है, ये समानांतर श्रेणी में है, तो ए प्लस बी का मान बताना है। इफ़, इंग्लिश वर्जन पढ़ रहा हूँ मैं, इफ़ 18 ए बी, ये अलग अलग टर्म है, -3 आर इन एपी, एपी समानांतर श्रेणी को बोलते हैं। तो इसके अंदर ए प्लस बी का मान बताना है। तो अगर लगातार 2 पद है, उनका जो डिफरेंस अंतर अगर एक जैसा होता है तो वो समानांतर श्रेणी या एपी कहलाती है। तो दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे तो क्या हुआ, a माइनस 18, ये सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस कहलाता है। तो बराबर, अब इसी टाइप से तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस कर दीजिएगा, तो b माइनस a, दूसरे पद में से पहला पद माइनस किया तो a माइनस 18, फिर b माइनस a, और बराबर -3 चौथा पद माइनस, और ये तीसरा पद। अब देखिए बीच वाले पद को इसके अंदर का इसमें छोड़ देते हैं, बीच वाले पद को राउंड कर रहा हूँ, इसको न भी लिखें तो कोई विशेष बात नहीं है। अब पहले और तीसरे को हल कर लीजिएगा, तो -b इधर आएगा तो क्या होगा, a माइनस 18 -3 -b। अब b को जो टर्म है उसको तो लेफ्ट साइड में ले आइएगा, और 18 जो -18 है उसको राइट साइड में ले जाइए। तो a माइनस b लेफ्ट साइड में जब आएगा तो इसका साइन चेंज हो गया, निशान बदल गया, और ये कितना होगा, माइनस तो 3 है और प्लस का क्या होगा 18 हो गया। जब संख्या दूसरी तरफ जाती है, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, तो इसका निशान बदलता है, ये आप लोगों को सबको पता है। और a प्लस बी, अब देखिएगा -3 और +18, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इसको माइनस का 21 या कुछ और कर देते हैं। तो 18 का मतलब ये प्लस का मतलब फ़ायदा, प्रॉफिट आपका, और माइनस का मतलब घाटा है, लॉस है। तो 18 रुपये फ़ायदा हुआ है और 3 रुपये घाटा हुआ है, तो कुल मिला के क्या हुआ, फ़ायदा हुआ है। तो इसका मतलब फ़ायदा कितना हुआ है, 15 रुपये का, और प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। और माइनस अगर घाटा होता है तो फिर माइनस साथ में लगाते हैं, तो a प्लस बी कितना होगा, 15 हो गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन है। 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं जिसके अंदर क्या क्वेश्चन है, वो अच्छे बच्चे हैं वो इन क्वेश्चनों को कर पाते हैं, एक एवरेज बच्चा है वो इसको नहीं कर पाता है। और हमारा टारगेट है कि इसके अंदर क्या, जो अच्छे बच्चे हैं वो तो 100% स्कोर करे ही करें, और कमज़ोर बच्चे हैं वो भी इसके अंदर थोड़ी सी अगर मेहनत करें तो 30 में से 20-25 नंबर तक इजीली ले सकते हैं। तो लगातार इस तरह के जो क्वेश्चन है वो हमारी क्लास के साथ में बने रहिएगा। तो ये कोशिश रहेगी कि एवरेज से एवरेज बच्चा है वो भी 50 से लेकर 60 नंबर तक के क्वेश्चन ले पाए। तो इस तरह की जो क्लास है वो उसके अंदर के साथ साथ बनाते रहेंगे और पूरे सिलेबस को भी कवर करते हुए। अब देखिएगा ये त्रिकोणमिति की टेबल होती है, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल, उसके अंदर अपने को मान दिए होते हैं 0 डिग्री के, 30 डिग्री के, 60 डिग्री के, 45 डिग्री के, 90 डिग्री के। तो साइन कोस टेन कोसेक सेक टेन, ये सारे के सारे, साइन थीटा कोस थीटा, तो साइन थीटा लगाइएगा, साइन थीटा, इस तरह से कोस थीटा टेन थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो होते हैं, ये त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। तो साइन कोस टेन ये 6 होते हैं, तो 6 के 6 जो होते हैं इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो, ये त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। तो टेबल आप लोगों को याद होनी चाहिए, अगर बाई चांस नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री की क्लास है, ये इसके अंदर क्या होगा, ये 5-7 दिनों के अंदर का स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर अच्छी तरह से क्लास है वो डिटेल के अंदर शेयर करेंगे, ताकि अच्छे बच्चे जो आगे साइंस लेना चाहते हैं तो उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिले। और कॉम्पिटिटिव पॉइंट से इंपॉर्टेंट क्लास भी है,
तो जिनका और सब्जेक्ट भी लेने का टारगेट है तो उनको छोटे क्वेश्चन कम्पिटिटिव पॉइंट से किस तरह से हल करते हैं उस तरह की भी आप लोगों के साथ में क्लास है वो शेयर करेंगे। क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर के बुक के अंदर बहुत कम क्वेश्चन दे रखे हैं, तो बोर्ड में तो ऑलमोस्ट सिर्फ इतने ही क्वेश्चन आते हैं। कमजोर बच्चे हैं वो तो चाहे इतने ही क्वेश्चन करें, परंतु अगर थोड़ा थोड़ा भी अगर आप इंटरेस्ट रखेंगे तो इसके अंदर आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और हर एग्जाम के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर 8-10 क्वेश्चन पूछने शुरू हो गया आजकल। जितना एग्जाम छोटा है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन है, वो इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति है उसमें क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसकी सीधी वैल्यू लिख रहे तो 3, अब इंटू कोई निशानी है तो इंटू का साइन लगा दीजिएगा। और sec 45 का मान टेबल से देखेंगे तो √2 आता है, और cos 45 का मान जो होता है वो 1/√2 आता है। बीच में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, इंटू आ गया। अब √2 से √2 कट गया, अब 3 को 1 से गुणा किया तो 3 आ गया, तो इसका मतलब आपका आंसर जो आएगा ये 3 हो जाएगा। अब इस तरह से एक फॉर्मूला और आता है, देखिएगा इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, या 3 sec इंटू sec थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos होता है। sec थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। और इनको तिरछा गुणा करेंगे तो क्या आएगा, sec और cos का मल्टीप्लाई कर देंगे तो cos थीटा गुणा sec थीटा। चाहे पहले cos लिख लीजिएगा चाहे पहले sec लीजिएगा, तो दोनों का गुणा क्या होगा, 1 हो गया। और दो संख्याओं का गुणनफल अगर 1 होता है, ये 1 है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये इसके अंदर 1 है, इसमें कन्फ्यूज मत कर देना। तो ये 1 है, तो sec और cos का गुणा अगर 1 आता है, दो संख्याओं का गुणनफल अगर 1 होता है तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम कहलाते हैं, इसको प्रतिलोमी बोलते हैं। तो यहाँ पे एंगल आपको कुछ भी दे दिया जाए, पेपर में कन्फ्यूज करने के लिए ऐसे दिया जा सकता है। 45 का मान तो अपने को टेबल के अंदर क्या पता है, परंतु 45 की जगह अगर सपोज करो 40 दे दें, यहाँ इस क्वेश्चन में दोनों में sec और cos की जगह 45 की जगह 40 दे दें, या दोनों के अंदर थीटा दे दें, तो इसके अंदर क्या हुआ, ये अपने पास डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे। तो sec और cos का गुणा कितना होगा, एंगल सेम होना चाहिए। sec और cos जिनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, इनके अंदर एंगल सेम होना चाहिए। तो एंगल सेम कुछ भी एंगल ले लें तो इसका मान हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो इसका मान आंसर हमेशा 3 ही आएगा। अब इसी टाइप से देखिएगा, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, वृत्त की वह जीवा। अब देखिएगा, जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या से दुगुनी हो। अब देखिएगा, यहाँ वृत्त है, वृत्त पे कोई भी 2 बिंदु ले लें परिधि पे और इनको आपस में मिलाएंगे तो ये इसकी क्या कहलाती है, ये जीवा कहलाती है। कोई भी 2 बिंदु लेके इनको आपस में मिलाएंगे तो ये इसके अंदर जीवा कहलाती है। और केंद्र से ये इसकी जो परिधि होती है, सर्कमफेरेंस होती है वृत्त की, उस पर कोई बिंदु लेंगे तो केंद्र है, इसको जैसे ओ से व्यक्त कर रहे हैं, सेंटर होता है, इसको ओ से व्यक्त करते हैं जनरली। ये कुछ बुक्स में सी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसमें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो वृत्त का जो सेंटर होता है, केंद्र होता है, उसकी परिधि पर जो सर्कमफेरेंस है उस पर कोई भी बिंदु लेके, जैसे ओ से ए तक की या ओ से बी तक की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, इसकी रेडियस या त्रिज्या कहलाती है। इसको शॉर्ट में आर लिख रहे हैं, ये इसके अंदर क्या होगा, त्रिज्या आर लिख रहे हैं, ये रेडियस है, ये त्रिज्या ये आर होगी। ओ ए भी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है, तो सिर्फ 2 बिंदु कहीं भी मिलाएंगे, वृत्त की परिधि है, सर्कमफेरेंस है, उस पर कोई भी 2 बिंदु ले, जैसे इसके अंदर क्या मान लिया, अलग से 2 बिंदु लेके दिखा रहे हैं, आप देखिएगा। तो ये एक सर्कल है, यहाँ पे 2 बिंदु कोई भी ले लिए, जैसे P और Q, नीचे ले लीजिएगा इस तरह से, P और Q, ये P और Q जैसे 2 बिंदु ले लिए, इनको मिलाएंगे तो ये अपने पास इसके अंदर क्या कहलाती है, इसकी जीवा या कोड कहलाती है। अब क्वेश्चन क्या दिया है, ए कोड ऑफ ए सर्कल हुज लेंथ इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ द सर्कल। वृत्त की वह जीवा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या की दुगुनी है। तो ये त्रिज्या के बराबर नहीं है, ये कोड या जीवा है, और त्रिज्या से दुगुनी है, तो त्रिज्या और त्रिज्या दोनों को प्लस किया तो ए से बी तक की दूरी क्या होगी, ये 2 बार त्रिज्या आ गई, तो ओ ए भी त्रिज्या होगी, ओ बी भी त्रिज्या होगी। तो इसका मतलब ये भी आर है, दूसरे वाली भी आर है, ये देखिए आर आर, तो त्रिज्या का डबल करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा। और केंद्र से जो जीवा गुजरती है, वृत्त के सेंटर से जो जीवा गुजरती है, वो इसका व्यास या डायमीटर कहलाती है। कोई भी जीवा अगर वृत्त के सेंटर से, केंद्र से अगर गुजरती है तो उस जीवा को हम क्या है, व्यास कह देते हैं। ये इसका डायमीटर या व्यास कहलाता है। तो त्रिज्या का डबल कितना हो गया, ये व्यास या डायमीटर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बड़े इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, तो एवरेज बच्चे हैं वो इस तरह के जो क्वेश्चन है उनको जरूर अच्छी तरह से करें। और जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट से जो बढ़िया मेहनत कर रहे हैं वो बच्चे, तो इस पर जल्दबाजी में कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं करते। उनका नंबर अगर कहीं पे कटता है तो वो सिर्फ उनकी लापरवाही के कारण कटता है या ओवर कॉन्फिडेंस के कारण कटता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा।
तो वृत्त की त्रिज्या रेडियस दी हुई है, तो आर बराबर कितनी होगी, वृत्त की त्रिज्या आर कितनी होगी 3.5। ये सेंटीमीटर भी हो सकती है, मीटर भी हो सकती है। और इसकी वृत्त की परिधि देखिए, सर्कमफेरेंस निकाल लिए, वृत्त की परिधि, इसको अंडरलाइन कर देते हैं, देखिएगा वृत्त की परिधि, और इंग्लिश में देखिए इसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं। तो एक चक्कर में त्यागी की दूरी जो होती है उसकी परिधि या सर्कमफेरेंस कहलाती है। तो ये बराबर क्या है, ये इसका फॉर्मूला होता है परिधि का। तो ये 2 कितना हो गया, ये परिधि या सर्कमफेरेंस। अब ये कितना होगा 2, पाई का मान अगर आपको दिया हुआ जब तो आपको वही मान लेना है, नहीं तो 22/7 लेंगे, 22/7, ये ध्यान रखिएगा। और आर का मान कितना है 3.5। अब 3.5 को 2 से अगर देखिए दशमलव उठाएंगे तो कितना होगा 1, और दशमलव के पीछे जितने अंक है उतने 0 लगा दीजिएगा। अब इसके अंदर का आप हल कीजिएगा, तो 7 एकम 7, 7 5 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया, तो ये मान कितना आ गया, ये 22 आ गया। और ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आएगा। पेपर में एक बार क्या है, ये कम्पिटिटिव पॉइंट से कोई एग्जाम में आया था, उसमें एक आंसर आपको 22 सेंटीमीटर दे दिया, 1 सेंटीमीटर दे दिया। अब इसको देखिए सीधा डायरेक्ट और सोल्व कर रहे हैं, देखिएगा आप, तो 2πr 2 गुणा, देखिए आप इसी मान को द्वारा लिख रहे हैं 2πr, इस तरह से भी कर सकते हैं, सर्कमफ्रेंस परिधि, तो 2πr, तो 2 गुणा, कोई निशानी है तो गुणा का निशान हो गया, इंटू का साइन, पाई का मान 22/7 और गुणा 3.5। अब 3.5 का दुगुना कितना होता है, 3.5 का दुगुना 3.5 3.5 हो गया, तो इसका दुगुना कितना हो गया 7 हो गया। तो इसका मतलब 2 गुणा ये इसके अंदर का 7 हो गया, 7 से 7 काट दीजिएगा, तो आपका आंसर कितना हो गया, ये 22 आ गया। ये आपका आंसर, ये देखिएगा, ये सेकंड पार्ट बी जो है या ब जो है, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिएगा, एक घन है, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 486 वर्ग सेंटीमीटर, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 486 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। अब घन की भुजा की माप निकालनी है, तो मेजर दी साइड ऑफ द क्यूब। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जो पूछा गया है पहले वो लिखिएगा, तो आगे पूरा लिखा करो, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्वेश्चन वैसे बड़े क्वेश्चन में पूछा जाता है, परंतु यहाँ पे देखिएगा पिछले साल है उसके अंदर का ये ऑप्शन में भी सादे में पूछ लिया है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको इंग्लिश के अंदर का TS से लिखते हैं, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया शॉर्ट के अंदर इस तरह लिखा हुआ मिलता है, तो टोटल सरफेस एरिया। तो इसका फार्मूला होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, भुजा का स्क्वायर। अब अपने को ये जो मान दिया हो उसके बराबर लिख दीजिएगा, तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है 486, तो लेफ्ट साइड में 486 लिख दीजिएगा, तो बराबर कितना हो गया। अब ये मान राइट साइड में लिख दो, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, चाहे इधर लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर, 6 ए स्क्वायर, ए भुजा है तो भुजा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया, यहाँ पे निशान क्या है, इंटू का है, तो गुणा वाली जो संख्या वो बटे में आ जाएगी। अब इसमें इसको भाग दे दीजिएगा, तो 486 में 6 का भाग देंगे तो इसके अंदर कितना होगा 81 आ गया। तो ए स्क्वायर बराबर ये है, तो ए बराबर कितना होगा, ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर है, तो ए स्क्वायर बराबर तो 81 हो गया, तो ए बराबर क्या होगा 81 है, उसका रूट ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा भुजा क्या होती है, कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो इसलिए प्लस माइनस ना लगा के सिर्फ प्लस लगाएंगे, तो ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है 8th 9th 10th सभी के अंदर आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ जाते हैं, 1 नंबर में भी आ सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा, अब आपको देखो एक बंटन दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन आंकड़ों का जो वितरण होता है, जैसे मान लीजिएगा ये अलग अलग स्टूडेंट्स है, कुछ स्टूडेंट उनके मार्क्स दिए हुए हैं, इन्होंने इतने नंबर प्राप्त किए हैं, तो ये इसका बंटन का वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। अब इसका अपने को बहुलक निकालना है, तो बहुलक क्या होता है, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है वो बहुलक कहलाती है। तो पहले इसको बढ़ते क्रम में लिख लिया करो, इसको तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो 1 देखिए एक बार आया, 2 अपने पास चेक कीजिएगा, ये भी एक बार आया, बीच में कॉमन लगा लीजिएगा, 3 अपने पास क्या 2 बार आया, और 4 देखिएगा इसके अंदर 1 2 3 3 बार आया, और फिर 7 एक बार आया, और सबसे ज़्यादा बार आने वाली संख्या कौन सी है, 5 एक बार आया और 7 एक बार आया। अब जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है, तो देखिएगा 4 है वो क्या 3 बार आई है,
तो 4 3 बार जो अंक बार बार रिपीट होता है, सबसे ज़्यादा रिपीट होता है, वो बहुलक कहलाता है। तो 4 3 बार आया तो 3 मत कहते ना आप लोग, बहुलक या मोड जो होता है। तो 4 इसके अंदर कितनी बार आया, 4 की फ्रीक्वेंसी या बारंबारता कितनी होगी, 3 होगी। परंतु जो अंक सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, तो जो अंक सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है कौन सा, 4 है। तो 4 इसका मोड या बहुलक कहलाएगा। ये ध्यान रखिएगा, कई 4 को 3 बार रिपीट करके 3 मत करते ना आप लोग, वो तो 4 की बारंबारता होगी, वो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, 4 की बारंबारता बताइए, तो 4 की बारंबारता फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 3 होगी। और 4 जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा, और जो अंक सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है वो इसका बहुलक या मोड कहलाता है। बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा भी अगर मेहनत करें तो कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी है वो उसके अंदर बढ़िया परफॉर्म कर सकता है। तो एक पासे को फेंकने पर, एक पासों तो इन ए थ्रो ऑफ डाइस, जैसे सांप सीढ़ी लूडो वगैरह खेलते हैं, उसके अंदर जो पासा होता है जो खेलने के लिए जो यूज में लिया जाता है, तो पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रायिकता का अपने पास फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। ऊपर तो क्या आता है, जो चीज़ पूछी जाती है वो आती है, ऊपर तो जो चीज़ पूछी जाती है वो आती है, और नीचे इसके अंदर क्या कुल संभावित स्थितियाँ पूछी जाती हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, प्रायिकता निकालेंगे तो 4 से पासे के ऊपर क्या होगा, 1 से लेकर 6 तक के अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब 4 से बड़ी संख्या कौन कौन सी होगी, 5 और 6 होगी। तो इसका मतलब आपको इनकी संख्या लिखनी है, तो संख्या कितनी होगी, 2। और नीचे क्या होगे, पासे पर कुल अंक कितने होंगे, ये 6 होंगे, तो बटे में 6 आ जाएगा। तो 2 बटे में 6, 2 बटे 6। अब इसको काट के हल कर लीजिएगा, तो इसको काट को हल करेंगे तो किसके अंदर कितना होगा, 1 बटे 3। 1 बटे 3 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका सेकंड पार्ट है, सेकंड ऑप्शन है, वो आपका सही आंसर हो जाएगा, 1 बटे 3। तो देखिए, एक क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड का जो पेपर है उसके अंदर क्या, एक पहला क्वेश्चन है, उसमें 12 पार्ट आते हैं। अब जो लेटेस्ट में पैटर्न चल रहा है 2-3 सालों से, उसमें सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस ABCD टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये 1-1 नंबर के होते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, इसमें रिक्त स्थान दे रखे हैं, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करके अपने पास इसके अंदर आपको करना है। अब देखिएगा, 95 और 152 का महत्तम समापवर्तक HCF ज्ञात करना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 95 और 152। अब देखिएगा 95 और 152, तो इसके सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, प्राइम फैक्टर कीजिएगा आप लोग। तो 95 में देखिएगा, सबसे पहले अभाज्य संख्या जो प्राइम फैक्टर करते हैं ना, तो उसमें छोटी संख्या पहले ली जाती है। तो पहले 5 का भाग देंगे, तो 5 का भाग देंगे तो क्या होगा, ये इसके अंदर कितना होगा, 19 हो गया। और 19 के अंदर 19 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। जो भाग देंगे वो अभाज्य संख्या से ही भाग देना है। अब 152 का पहले आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 76। इसका फिर आधा कर दीजिएगा, 2 का भाग देने का उस संख्या का आधा, तो 76 से उसका आधा करेंगे तो 38, 38 आ गया। और 38 का आधा करेंगे तो 19 आ जाएगा। और 19 के अंदर क्या, 19 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। अब 95 बराबर 9 गुणा ये 19 हो गया। ये सारी संख्या 9 गुणा 19, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये संख्या। और इसी तरह से 152, 192, 152, 152, गलती से मैंने 192 बोल दिया था। तो 2 तो 3 बार आया और 19 एक बार आया। इन सब के बीच में इनटू का साइन लगाना है, गुणा का निशान लगाना है। और HCF क्या आएगा, इन दोनों का HCF, तो HCF इसको इस तरह से लिखते हैं जनरली, 95, 152, यहाँ पे नीचे लिख दीजिएगा HCF 95, 152 सॉरी। तो अब इसके अंदर क्या होगा, इसका HCF, यहाँ HCF या MSF है, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं जनरली, NCERT के अंदर इस तरह से शो कर रखा है। ये दोनों संख्या ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, ये छोटा ब्रैकेट डाल देते हैं जनरली, छोटा सीधा ब्रैकेट, हाँ इस तरह, इसका HCF। अब यहाँ पे देखिएगा, ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली जो संख्या 95 के जो टुकड़े हैं और 152 के जो टुकड़े हैं, उनमें एक जैसी संख्या है, वो अपने को लिखनी है। तो एक जैसी संख्या कौन सी है, 19 है, तो 19 को नीचे लिख दिया है, 19 को अपने पास नीचे लिख दिया है। अब इस संख्या को 19 को छोड़ने के बाद में बची हुई संख्या देखिएगा, दोनों के अंदर कोई संख्या एक जैसी है या नहीं है। तो ऊपर तो 5 है, नीचे 5 नहीं है, नीचे 2 है, ऊपर 2 नहीं है। तो इसका एक जैसी संख्या होती है वो लिखी जाती है। और एक से ज़्यादा संख्या अगर होती है तो इनको आपस में क्या है, 19 इंटू लिख देंगे। परंतु इसमें तो कोई संख्या और बची हुई संख्या एक जैसी है नहीं, तो इसलिए हमारे पास में आंसर है उसके अंदर 19 हो जाएगा। ये आपका आंसर है, 19 हो जाएगा।
रफ वर्क जो करना है ना उसके अंदर साइड में इसके अंदर करके इसके अंदर का इसका आंसर लिख दिया करो आप लोग। अब देखिएगा वर्त पे स्थित एक बिंदु से ये बीच में रिक्त स्थान दिया है ब्लैंक, स्पर्शिका खींची जा सकती है। यहाँ पे देखिएगा इंग्लिश वर्जन, ये रिक्त स्थान दे रखा है ब्लैंक, टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन दी सर्कल। आप देखिए इसमें 3 तरह की स्थिति बनती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं, तीनों में से एक क्वेश्चन 99% पेपर में पूछा जाता है। अब देखिएगा ये 3 स्थितियाँ बना रहे हैं, तो इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं, तीनों में से एक क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। अगर बिंदु इसके ऊपर ले लिया है, ये इसकी परिधि है उसके ऊपर ले लिया है, वर्त के ऊपर बिंदु ले लिया है, तो इसमें ये जो रेखा इसको टच करती है वो इसकी स्पर्शिका कहलाती है, तो ये इसकी स्पर्शिका होगी। अब इसी टाइप से अगर बिंदु अंदर है, बिंदु जैसे अंदर है, तो इससे अगर कोई भी लाइन खींचेंगे तो वो इसको वर्त को काटते हुए निकलेगी, तो वर्त को काटते हुए निकलती है, इसको छेदक रेखा या छेदन रेखा कहा जाता है। छेदन रेखा या छेदक रेखा, छेदन रेखा या छेदक रेखा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सीकेंट, SECANT, SECANT। और ये जो टच करने वाली जो लाइन होती है ये स्पर्शिका या टेंजेंट कहलाती है, ये स्पर्शिका या टेंजेंट कहलाती है। इंग्लिश में टेंजेंट बोल देते हैं, हिंदी में स्पर्शिका कह देते हैं। और अगर बिंदु बाहर है, अगर बिंदु बाहर है, जैसे कहीं भी ले सकते हैं अपने, बिंदु वर्त से बाहर है, बिंदु वर्त से जैसे बाहर है, तो इस बिंदु से वर्त पर क्या होगा, 2 स्पर्शिकाएं खींच सकते हैं, एक इधर वाली और एक इधर वाली। ऐसे ये दोनों जो टच करती है, ये बिल्कुल टच करती है, थोड़ी सी ये लाइन थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये टच करती है, इसको काटती नहीं है, ये इस तरह से। तो ये इस बिंदु को जैसे मैंने सपोज करो P ले लिया, ये बार बिंदु है, इसको P ले लिया, और जो टच करी है ये बिंदु E और B हो गए। बस स्पर्शिका की लंबाई P से A और P से B तक की जो लंबाई होती है उसी को स्पर्शिका बोलते हैं। इसको आगे चाहे कितना ही बढ़ाए, स्पर्शिका की लंबाई A से P तक की दूरी और P से B तक की दूरी, ये स्पर्शिका की लंबाई कहलाती है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये स्पर्शिका की लंबाई कहलाती है। आप देखिएगा, तो ये अगर बिंदु बाहर है जब, तो स्पर्शिकाएं कितनी होगी, आपका आंसर आएगा 2। बिंदु बाहर है तो स्पर्शिकाएं कितनी होगी, 2। और बिंदु अगर अंदर है तो इसके अंदर का कोई भी स्पर्शिका नहीं आएगी, तो इसका मतलब स्पर्शिका कितनी होगी, 0। और बिंदु अगर परिधि के ऊपर है तो इसके अंदर का स्पर्शिकाएं टेंजेंट कितनी खींच सकते हैं, 1 खींच सकते हैं। बिंदु अगर परिधि पर है, बिंदु जैसे परिधि के ऊपर देखिएगा ये पॉइंट है, जैसे इसको मान लिएगा कोई नाम दे दिए, इसको कोई भी नाम दे दिए, तो इस बिंदु से जो इसको टच करने वाली जो लाइन है, तो इसको इस तरह से दिखा दीजिएगा, ये जो लाइन है, तो ये जो लाइन इस तरह से ये इसको जो टच करती है वो इसके अंदर क्या कहलाती है, स्पर्शिका या टेंजेंट कहलाती है। तो वर्त के ऊपर बिंदु है, वर्त की जो सर्कमफ्रेंस परिधि है उसके ऊपर अगर बिंदु है तो स्पर्शिका 1 खींच सकते हैं। तो इसलिए आपको जो क्वेश्चन दिया है उसके अंदर आंसर क्या आएगा, इसका 1 आएगा, आंसर 1 आएगा। और बिंदु अगर अंदर है तो कोई स्पर्शिका नहीं खींच सकते, तो इसलिए 0 आ जाएगी। और बिंदु अगर बाहर है तो इससे स्पर्शिका कितनी खींच सकते हैं, 2 स्पर्शिकाएं खींच सकते हैं। और एक इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है, अगर बिंदु बाहर है तो इससे वर्त पे 2 स्पर्शिकाएं खींची जाती है, तो वो आपस में क्या होती है, लंबाई में बराबर होती हैं, तो P और PB क्या होंगे, बराबर होंगे। तो स्पर्शिकाएं PA और PB ये आपस में बराबर होती हैं। तो इस तरह के जो कई क्वेश्चन बनते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको ध्यान से कीजिएगा आप लोग। अब देखिएगा कोस स्क्वायर 45 सेकंड क्वेश्चन, उसका तीसरा पार्ट है। इसमें 6 पार्ट होते हैं, 1-1 नंबर के क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन उसमें 6 पार्ट हैं, 1-1 नंबर के। तो कोस 45 का मान होता है 1/√2। आप टेबल आप लोग अगर आती है तो ठीक है, नहीं तो अलग से जो पहले क्लास बनाई है वो भी देख सकते हैं, नहीं तो दोबारा रिपीट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, उसमें आप लोगों के साथ में दोबारा शेयर कर देंगे। 1/√2 और इसका स्क्वायर पूछा गया तो 1/√2 उसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि आपने को मान पूछा किसका गया, ये कोस 45 का मान तो 1/√2 है और ये इसका मान है, इसको एरो से शो करिएगा। ये 1/√2 के स्क्वायर के बराबर देंगे। हाँ, ये कोस स्क्वायर, इसको राउंड कर लो, तो कोस स्क्वायर 45 है, ये बराबर इसके है, न कि 1/√2 इसके बराबर है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये मान इसके बराबर है। आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है। तो आपका आंसर कितना होगा, 1/2 आ गया। तो यहाँ पे 1/2 लिखते हैं, 1/2। अब देखिएगा फिर वापिस उसी टाइप का एक क्वेश्चन आ गया। तो वर्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उपविष्ट बिंदु को कहते हैं, मैं इंग्लिश वर्जन भी पढ़ रहा हूँ, कॉमन पॉइंट ऑफ द सर्कल एंड इट्स टेंजेंट लाइन इज कॉल्ड। देखिएगा
एक सर्कल बना लेते हैं, देखिएगा ये जैसे सर्कल हो गया, और उसकी स्पर्शिका, ये स्पर्शिका कौन सी होगी, टेंजेंट, ये जो टच करने वाली, और उबिनिस्ट पॉइंट कौन सा, कॉमन पॉइंट, ये कॉमन पॉइंट है, ये जो कॉमन पॉइंट है इसको जैसे मान लिया पी नाम दे दिए, तो इसको स्पर्श बिंदु बोलते हैं, ये स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु, या इसको इंग्लिश के अंदर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट का मतलब जो टच करता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब देखिएगा फिफ्थ क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है, स्पर्शिका या इसके अंदर क्या, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, शॉर्ट में पीओसी लिख दिया, यहाँ पे साइड में लिखा, पूरा लिखिएगा पेपर में, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले स्पर्शिका लिख दीजिएगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है, ये संख्या दी हुई है 5, 7, 9 और x, इनका समानांतर माध्य मीन या अर्थमेटिक मीन एक ही बात होती है, इसको अंकगणित की भाषा में एवरेज या औसत कह देते हैं, स्टैटिस्टिक्स के अंदर इसको माध्य या समानांतर माध्य कह देते हैं। तो इसका समानांतर माध्य 9 दे रखा है, x का मान ज्ञात करना है, तो ये फॉर्मूला होता है माध्य x बार, ऊपर लाइन लगाते हैं इसको बार बोलते हैं, बराबर सिग्मा x बटे मैन, सिग्मा x बटे मैन। अब सिग्मा क्या होता है, ग्रीक वर्ण वाला का एक अक्षर होता है जो योगफल की प्रक्रिया को दर्शाने के अंदर काम में लिया जाता है। अब सारी जितनी संख्याएं दी हुई है इन सारी संख्याओं को प्लस कर लीजिएगा, तो सारी संख्याओं को प्लस करेंगे तो 5 + 7 + 9 + x, और टोटल संख्या कितनी है गिनिएगा, 1 2 3 4 4, और आपको माध्य दिया हुआ कितना है देखिएगा, 9 दे रखा है, इसको राउंड कर दीजिएगा, ये अपने पास मान क्या है 9 दे रखा है, यहाँ पे 9 लिख दिया। अब 9 नीचे इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 9 तिरछा गुणा बाद में करना, पहले 9 बटे में 1, 9 बटे में 1 बराबर, अब इसके अंदर 4 को तो वैसे वैसे लिख दो, नीचे वाली संख्या को, तो अब इन सबको प्लस कर दीजिएगा, 5 7 और 9 को, तो ये कितना आ गया, 21 आ गया, 12 9 21 और प्लस x। अब कई क्या करते हैं, इसमें निशान नहीं लगाते हैं, यहाँ पे गुणा का निशान लग जाता है, प्लस का निशान नहीं लगाएंगे तो गुणा आ जाएगा, और गुणा है तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब इसको तिरछा गुणा कर दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 को अगर किसी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 21 + x आ गया, बट्टे में अगर कुछ भी नहीं है ना नीचे, तो इसके अंदर अपनी ओर से 1 लगाते हैं, ये ध्यान रखिएगा हमेशा, और 9 को 4 से गुणा किया तो 36 आ गया। अब x बराबर कितना हो गया, ये 36 माइनस x के अलावा बची हुई संख्या उसको राइट साइड में ले जाओ, तो संख्या जब दूसरी साइड में जाती है तो उसका निशान बदल जाता है, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब इसको हल कर लीजिएगा, तो x बराबर क्या हो गया, 21 में से माइनस करेंगे तो कितना होगा, 36 में से 21 माइनस किया तो 15, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 15 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व साइड में रफ वर्क में नहीं करके यहाँ पे साथ में सॉल्व कर दिया करो साइड में, और इसका आंसर लिख दीजिएगा ये 15। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन का जो छठा पार्ट है, तो 2 पासों को फेंकने पर अंकों का योग 7 आता है, तो 7 आने की प्रायिकता निकालनी है। अब देखिए 2 पासों को फेंकने पर, अगर बड़े क्वेश्चन में आता है तो मैं पूरे स्टेप लिखवा देता हूँ आप लोगों को, देखिएगा। तो 2 पासों को फेंकने पर संभावित स्थितियाँ या कुल स्थितियाँ, या कुल संभावित स्थितियाँ, कुल स्थितियाँ, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो ये कोई भी संख्या जब फेंकी जाती है, जैसे अगर कोई नहीं उछाला जाता है तो सिक्के के ऊपर क्या होता है, हेड और टेल 2 होता है, तो 2 की पावर n होता है, 2 बार फेंकेंगे तो 2 की पावर 2, 3 बार फेंकेंगे तो 2 की पावर 3, 4 बार फेंकेंगे या 4 सिक्के एक साथ फेंकते हैं तो 2 की पावर 4, और पासे के अंदर क्या होता है 6 अंक होते हैं, तो यहाँ तो 6 आ जाएगा, और 2 पासे फेंकेंगे तो 6 की पावर 2। इसको हल करके दर्शाने की जरूरत नहीं, आप सीधा लिख सकते हैं। तो 3 पासे फेंकेंगे, 3 डाइस फेंकेंगे तो 6 की पावर 3, तो ये 36 आ गया। अब देखिएगा, अब जो अपने को जो पूछा जाता है वो क्या कहलाती है, इसकी अनुकूल स्थितियाँ कहलाती है, अनुकूल स्थितियाँ, अनुकूल स्थितियाँ, या इसको फेवरेबल केसेस बोलते हैं, अनुकूल स्थितियाँ, अनुकूल स्थितियाँ या फेवरेबल केसेस बोलते हैं इनको। अब देखिएगा इसमें क्या क्या आएगी, सबसे पहले देखो 2 पास से फेंकेंगे तो इनमें अंकों का योग 7 कब आएगा, एक तो 1 और 6 आएगा, 1,6, इसको छोटे ब्रैकेट में लिखते जाइएगा, फिर कॉमा लगा दिया, फिर 1 अंक बढ़ा दो और 1 में कम कर दो, तो 2 और 5, 2,5, फिर इस तरह से 3 और 4, बीच के अंदर यहाँ पे भी कॉमा लगा दीजिएगा, 1 6 2 5 3 4। अब इस तरह से इसको उल्टा कर दीजिएगा, पहला मान तो दूसरे सिक्के पर है, दूसरा मान पहले सिक्के पर है।
अब इसी तरह से इसके अंदर क्या होगा 5 और 2, और इसी तरह से क्या होगा 6 और 1। जो मान पहले सिक्के बार है वो दूसरे पे आ जाएगा, दूसरा मान के पहले सिक्के पे आ जाएगा। अब टोटल स्थितियाँ लिखिएगा, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, अर्थात 1 2 3 4, यहाँ अर्थात लगा दीजिएगा। अर्थात ये दैट इज इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उसको आई लिख देते हैं, आई और ई। आई छोटा, आई के बाद में बिंदी, आई ई, इस तरह बिंदी, इसको बोलते हैं दैट इज, यानी या अर्थात। तो ये अब इसको देखिएगा, अर्थात ये कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। ये दोनों को 1 6 को 2 नहीं करना है, ये पूरा जो एक पेयर बनेगा ना, जो जोड़ा बनेगा उसको 1 काउंट करेंगे। तो 1 6 1 हो गया, ये इसी तरह से ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ नीचे, 1 2 3 4 5 6 आपको लिखना नहीं है, तो यहाँ पे नीचे कितना जाएगा, अर्थात 6, ये 6। अब इसको मिटो देते हैं, देखिएगा इसको नीचे वाले स्टेप को मिटाना, 1 2 3 4 5 6 को इसको मिटा दीजिएगा। ये तो सिर्फ समझाने के लिए काउंट किया, कहीं 1 6 को 2 मत माना ना, 2 5 को कहीं 2 2 4 इस तरह से 12 कर जाओ। अब इसके अंदर कैल कर लीजिएगा, तो लास्ट में लिखिएगा अभिष्ट प्रायिकता, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। अभिष्ट का हमने जो अपने को ज्ञात करना है, अभिष्ट प्रायिकता, इसको रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। जो चीज़ अपने को ज्ञात करनी है वो अभिष्ट प्रायिकता, ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कहलाती है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी शॉर्ट में रिक्वायर्ड REQD लिखते हैं इसको, शॉर्ट में REQD, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, PROB शॉर्ट में बस, अभिष्ट प्रायिकता। तो ऊपर तो अपने को जो अनुकूल स्थितियाँ लिखी जाती है, फेवरेबल केसेस, तो 6, और बटे में क्या होगा, ये कुल स्थितियाँ, ये टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। अब इसको हल कर लीजिएगा, तो 6 एकम 6, 6 6 36, ये आपका इसके अंदर आंसर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर क्या है, ये 12 पार्ट है, वो 1 1 नंबर के हैं। सेकंड क्वेश्चन है उसमें ब्लैंक रिक्त स्थान भरने हैं, उसमें 6 पार्ट है। तो टोटल ये क्लास है वो आपके साथ में 18 नंबर की जो क्लास बनी है। अब इसी टाइप से आगे वाले जो क्वेश्चन होंगे वो 1 1 नंबर के जो आते हैं वो 12 क्वेश्चन और आते हैं। तो इस तरह से ये बोर्ड के अंदर जो पैटर्न है कोरोना के बाद में, इसमें छोटे क्वेश्चनों का जो रेशियो है वो उसके अंदर 1 1 नंबर के 30 क्वेश्चन आते हैं। तो एवरेज विद्यार्थी है वो उसके अंदर इस तरह के क्वेश्चनों को अच्छी तरह से जरूर कीजिएगा आप लोग। और अच्छे बच्चे हैं उसके अंदर एक आधा क्वेश्चन ऐसा जरूर आता है जिसमें आप ओवर कॉन्फिडेंस में या किसी बार से गलती कर सकते हैं, तो ये स्पेशली आप ध्यान रखिएगा। तो हमारा प्रयास यही रहेगा इसके अंदर क्या आपका जो स्कोर है उसके अंदर 1 नंबर का भी आपको किसी प्रकार से लॉस नहीं हो। पिछले साल भी इसके अंदर क्या हुआ, 2 सालों से जैसे ये क्लास बना रहे हैं हम लोग, तो इसके अंदर बहुत से अच्छे बच्चे हैं, उनकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया आई है। और कुछ हमारे पुराने जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने अपने स्कूल के बच्चों के अंदर तो क्लास शेयर की है, साथ के दूसरे स्कूल हैं उनके अंदर भी क्लास शेयर की है। तो इनके अंदर बहुत बढ़िया उन्होंने परफॉर्म किया है। अराउंड स्कूल के अंदर के कम से कम 20-20 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इसके अंदर क्या हुआ है 98 99 100 क्वेश्चन मार्क्स लिए हैं मैथ्स के अंदर। तो अगर आप थोड़ा सा भी इसके अंदर क्या हुआ अगर विश्वास करें तो हमारी क्लास के साथ में जोड़िएगा, निश्चित तौर के ऊपर आपको कहीं निराशा नहीं महसूस होगी। और कम्पिटिटिव पॉइंट से बाकी क्लासें भी हम लोग बनाते हैं, छोटी क्लासें भी बढ़ाते हैं, 6 से लेकर 10 तक की क्लासें तो बना ही रहे हैं। साथ में बैंक, SSC, UPSC, RAS, इसके अंदर क्या होगा रीजनिंग और मैथमेटिक्स की ज़्यादा से ज़्यादा क्लासें बनाते हैं। और कोई बच्चा किसी भी टाइप की एग्ज़ाम की क्लास भी अगर कहता है तो उस क्लास को भी आप लोग के साथ में शेयर करते हैं। तो जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो फ्री टाइम के अंदर क्या होगा ये शॉर्ट ट्रिक टाइप की जो कम्पिटिटिव पॉइंट से जो क्लासें बनाते हैं वो भी आप लोग देखिएगा, ताकि आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो। बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो कम्पिटिटिव पॉइंट से इसके अंदर क्या होगा आप पहले टाइम के अंदर क्या हुआ बढ़िया जो रिजल्ट है वो ले सकते हैं। तो इससे आपके गुरुजन का मान बढ़ेगा, आपके पेरेंट्स का मान बढ़ेगा। और हम लोग यही चाहते हैं कि आपके जो पेरेंट्स हैं उनका जो विश्वास है हमारे लिए सर्वोपरि है, तो आप सबका मान बढ़ाइएगा। तो अच्छा विद्यार्थी वही है जिस पर शिक्षक अभिमान करे। और शिक्षक की यही एक अभिलाषा होती है कि इसके अंदर का आप अच्छे स्टूडेंट बने, अच्छे विद्यार्थी बने, तो जिससे इसके अंदर का अपने गुरुजन का मान बढ़े, आपके पेरेंट्स का मान बढ़े। तो मैं अपने शिक्षक साथियों का हमेशा आभारी रहूँगा जिन्होंने इतने सपोर्ट किया हमें। तो इस छोटी सी जगह के अंदर के जो क्लासें हैं उसके अंदर के गांव के बच्चों तक इसके अंदर के ये क्लासें पहुंचाइए। तो अपने अन्य शिक्षक साथियों के साथ में भी क्लास शेयर कीजिएगा। और जो बच्चे हैं वो अपने साथ के जो साथी हैं जो दूसरी जगह क्लास स्कूलों में पढ़ते हैं और कहीं पढ़ते हैं उनके साथ में भी क्लास सहयोग दीजिएगा हमें। तो जितना आपका सहयोग रहेगा तो निश्चित तौर पे उससे आपको बढ़िया से ज़्यादा कंटेंट है
कम से कम पूरा सिलेबस है उसको अच्छी तरह से आपके साथ में कवर करेंगे। तो आप लोगों से और को भी अगर आपको किसी टाइप की प्रॉब्लम आती है तो आप निसंकोच इसके अंदर में बताइएगा, कमेंट्स बॉक्स के अंदर शेयर कीजिएगा। तो आप लोगों को निश्चित तौर के ऊपर क्या होगा, ये टाइम निकाल के और आपके साथ में क्लास है वो शेयर करेंगे। तो आप लोगों से इसी सहयोग की आशा के साथ में ऑल द बेस्ट।